हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण टर्म को पढ़ेंगे जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करता है, जहां क्वेश्चंस काफ़ी प्रमुखता से पूछे जाते हैं। ये दो टर्म हैं CRR एंड SLR। और CRR एंड SLR को देखें तो सबसे पहले CRR का फुल फॉर्म देखें, इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, या हिंदी में कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। ध्यान रहे, इसका एक और नाम है जो कि NCERT जितने नाम को मेंशन करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं शुरू से ही कि हमारे पढ़ाई का पूर्ण आधार NCERT ही होना चाहिए। दूसरे किसी भी सामग्री से हम अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो इसका बड़ा कॉम्पिटिटिव इम्पोर्टेंस नहीं होता है। और CRR का एक और नाम है RRR। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि RRR के नाम से एक और चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो और हर जगह RRR का मतलब रिवर्स रेपो रेट ना समझें, इसीलिए ध्यान रखें कि CRR का दूसरा नाम RRR है, जिसका पूरा नाम है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। ये है CRR का दूसरा नाम। तो इस नाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब CRR और एक होता है SLR। SLR जिसको कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हिंदी में कहते हैं वैधानिक या सांविधिक, वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात। तो सबसे पहले तो इन दोनों का फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा, जहाँ से हमारे सवाल काफ़ी आते हैं। समझ गए होंगे। CRR कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात, या इसको RRR भी कहते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, आवश्यक कोष अनुपात। और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात। और इन दोनों के बारे में प्रमुखता से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दोनों को ठीक से समझने के लिए एक बेसिक बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा तो बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहली बात आप समझें कि ये जो CRR और SLR की बात हम लोग करते हैं, ये दोनों ही मार्केट के लिक्विडिटी कंट्रोल। सबसे पहली बात समझें कि मार्केट के लिक्विडिटी कंट्रोल जिसको कहते हैं, कंट्रोल से बढ़िया शब्द है रेगुलेशन। रेगुलेशन जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग तरलता विनियमन। तरलता विनियमन, क्योंकि इकोनॉमिक्स विषय इसलिए टेढ़ा माना जाता है कि इसके जो शब्द हैं वो तकनीकी प्रकृति के होते हैं और दैनिक जीवन में इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो चूँकि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला इसका शब्द नहीं है, इसलिए तकनीकी पूर्ण होता है। और इसको इसी शब्द में पढ़िएगा तो क्वेश्चंस बनाने में आप सक्षम हो पाइएगा। तो देखिए कि लिक्विडिटी रेगुलेशन, तरलता विनियमन, इसका सरल अर्थ है कि बाज़ार में जो मुद्रा की मात्रा होती है, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मात्रा होती है, उसको सरल शब्दों में समझिए तरलता कहते हैं। और तरलता का ना तो बढ़ना अच्छा ना ही घटना अच्छा। अगर तरलता बढ़ जाए यानी इकोनॉमी में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए तो मान लें कि महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन का बढ़ना तय है।
और अगर अर्थव्यवस्था की तरलता घट जाए यानी मुद्रा की मात्रा घट जाए तो ये मान लें कि अर्थव्यवस्था में मंदी, रिसेशन का आना तय है। तो ना तो तरलता का बढ़ना अच्छा होता है, ना ही तरलता का घटना अच्छा होता है। तो जब कभी अर्थव्यवस्था की तरलता बढ़ जाती है तो उसको घटाना पड़ता है, और जब तरलता घट जाती है तो उसको बढ़ाना पड़ता है। माने एक लेवल पर तरलता को मेंटेन रखने का प्रयास किया जाता है, और तरलता को एक लेवल पर मेंटेन रखने का जो प्रयास किया जाता है उन सभी प्रयासों को कहते हैं लिक्विडिटी रेगुलेशन, तरलता विनियमन। विनियमन में घटाना और बढ़ाना दोनों शब्द है। कंट्रोल शब्द जो है वह सामान्यतः किसी चीज़ को रोक देने की बात करता है, इसलिए हमने कहा कि टेक्निकली कंट्रोल टर्म सही नहीं होता है। आप देखेंगे बराबर परीक्षा में विनियमन शब्द का प्रयोग किया जाता है, रेगुलेशन, रेगुलेट, और रेगुलेट माने घटाना बढ़ाना। जैसे पंखा में रेगुलेटर होता है तो रेगुलेटर से क्या करते हैं, इसके स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। गैस में रेगुलेटर होता है तो रेगुलेटर साहब क्या करते हैं, गैस के फ्लो को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो जब किसी चीज़ के लिए घटाने और बढ़ाने दोनों का एक ही साथ प्रयोग किया जाता है तो वहाँ शब्द आता है विनियमन। तो सरल शब्दों में समझें कि अर्थव्यवस्था के तरलता के विनियमन के कई माध्यम हैं, जिनमें दो मुख्य माध्यम हैं, CRR और SLR। और इन दोनों के माध्यम से आप बराबर पेपर में देखिएगा कि RBI, CRR और SLR अपने कंट्री में, हर कंट्री में होता है। तो हम लोग तो मेन एग्जाम्पल अपने कंट्री का लेंगे, आप बार बार देखेंगे पेपर में आते रहता है कि RBI ने अपनी मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, CRR SLR मौद्रिक नीति का अंग है। तो RBI बराबर अपने मौद्रिक नीति के तहत CRR और SLR को घटाती बढ़ाती रहती है ताकि देश में तरलता का विनियमन हो। तो कोई भी बच्चा CRR और SLR तभी ठीक से समझ सकता है जब पहले समझे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, CRR और SLR का उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में तरलता का विनियमन, यानी मुद्रा की मात्रा को घटाना या बढ़ाना। इसके अलावा एक बात और समझें कि किसी भी, देखिएगा हम लोग के कंट्री में क्या होता है, किसी भी कंट्री में, लेकिन हम लोग अपने कंट्री से ज़्यादा समझते हैं कि हमारे कंट्री में जो मनी का ट्रांजैक्शन है, मनी का ट्रांजैक्शन या लेन देन है, उसका जो पाथवे है वो सबसे मेन है। देखिए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक से पब्लिक या मार्केट, पब्लिक या मार्केट। अब देखिए कि RBI से पैसा कॉमर्शियल बैंक में आया, कॉमर्शियल बैंक से पब्लिक या मार्केट के पास गया, मार्केट या पब्लिक से फिर कॉमर्शियल बैंक के पास गया, और कॉमर्शियल बैंक से RBI के पास गया। ये मनी के ट्रांजैक्शन का सिंपल पाथवे है, मनी के फ्लो का सिंपल पाथवे है। वैसे एक बात और याद रखिए, इस पाथवे में मनी के ट्रांजैक्शन के सर्किट में एक और चीज़ आता है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ऑफिस, और यह भी पाथवे में भूमिका निभाता है। RBI से पैसा पोस्ट ऑफिस में आता है, पोस्ट ऑफिस से पब्लिक के पास, पब्लिक फिर डिपॉजिट करती है पोस्ट ऑफिस के पास, और पोस्ट ऑफिस से RBI में जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि सामान्य ट्रांजैक्शन में हम लोग पोस्ट ऑफिस को हटा देते हैं। कारण, पोस्ट ऑफिस को हटाने का कारण क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस का लेन देन त्वरित, फास्ट नहीं होता है, बड़ा स्लो होता है, और ख़ासकर अगर ग्रामीण क्षेत्र का पोस्ट ऑफिस है तो और भी। इसीलिए सामान्य मुद्रा के लेन देन के पाथवे में से पोस्ट ऑफिस को हटा दिया जाता है। तो मेनली ध्यान में रखें कि कंट्री में जो करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, उसका यही पाथवे, RBI से कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक से पब्लिक या मार्केट के पास, और मार्केट के लिक्विडिटी को बनाए रखने का काम RBI का है। लिक्विडिटी बढ़ जाए तो उसको घटाना, और घट जाए तो उसको बढ़ाना, यानी लिक्विडिटी रेगुलेशन का जो ड्यूटी है यह किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक को होता है। हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक RBI है, तो RBI के पास है। अब देखिए कि RBI किसी भी कॉमर्शियल बैंक के थ्रू
मार्केट के लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए CRR और SLR दोनों का सहारा लेती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात आपको समझा दें कि किसी भी बैंक के पास, किसी भी कॉमर्शियल बैंक के पास जितनी भी धन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये हमेशा याद रखिए। एक होता है एसेट्स जिसको हिंदी में कहते हैं आस्तियाँ या इसको परिसंपत्तियाँ भी कह सकते हैं आप। परिसंपत्तियाँ विशुद्ध हिंदी की भाषा में आस्तियाँ, एसेट्स। और दूसरा होता है देयताएँ या इसको कहते हैं देनदारी, ठीक है, या अंग्रेजी में कहते हैं लायबिलिटीज। अब है किसी भी बैंक के पास जितना पैसा होता है वो दो ही भाग में बटा होता है, एसेट्स में और लायबिलिटीज में। आस्तियाँ और देयताएँ या देनदारियाँ। अब एसेट्स में कौन कौन चीज़ आता है? तो दो चीज़ एसेट्स में आता है, एक आता है कोष और एक आता है ऋण। कोष जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हम लोग रिजर्व प्लस लोन। सिंपली आस्तियाँ किसी बैंक का वह धन है जिस पर वह दावेदारी करता है जो उसका अपना है। आप सभी जानते हैं कि कमर्शियल बैंक द्वारा अपना कुछ रिजर्व RBI के पास रखना होता है। तो RBI के पास जो कमर्शियल बैंक रिजर्व रखे हुए हैं, कोष रखे हुए हैं, ये इसकी अपनी संपत्ति है और यह आस्तियों का अंग है, यानी एसेट्स का पार्ट है। और दूसरा जो पब्लिक को लोन दी हुई है कमर्शियल बैंक। तो हमने समझा कि एसेट्स का मतलब होता है आस्तियों का मतलब होता है कमर्शियल बैंक का अपना धन जिस पर उसकी दावेदारी होती है। और इसमें दो चीज़ आते हैं, कमर्शियल बैंक जो अपना पैसा जमा रिजर्व के रूप में RBI के पास रखता है वो कोष या रिजर्व, और दूसरा जो पब्लिक को वो लोन दिए हुए है जिसकी दावेदारी वो कभी भी कर सकता है, तो लोन। तो एसेट्स में दो चीज़ शामिल होता है, रिजर्व और लोन। और देनदारियाँ में शामिल होते हैं डिपॉजिट्स जिसको हिंदी में कहते हैं निक्षेप या जमाएं। टेक्निकल भाषा है निक्षेप या जमाएं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक्स व्यक्ति है और इसने RBI से इसको कमर्शियल बैंक ने 100 रुपया का लोन दिया है। तो कमर्शियल बैंक ने इसको 100 रुपया का लोन दिया है, तो यह जो लोन दिया है कमर्शियल बैंक 100 रुपया का, यह कमर्शियल बैंक का आस्तियाँ है, क्योंकि यह कभी भी पब्लिक से अपना लोन डिमांड कर सकता है जिस पर दावेदारी है जो उसका अपना है। और अगर इस व्यक्ति ने अगर 100 रुपया कमर्शियल बैंक के पास जमा रख दिया है, तो पब्लिक की जितनी भी जमाएं होती हैं कमर्शियल बैंक के पास, उन सभी को लायबिलिटीज कहा जाता है, देनदारियाँ, क्योंकि ये पैसा कमर्शियल बैंक का नहीं है। कमर्शियल बैंक को एक निश्चित समय बाद ब्याज सहित इसको वापस करना हो। तो व्यवहार में समझने के लिए हम लोग सीधे समझ सकते हैं कि किसी भी व्यावसायिक बैंक या किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जितना भी धन होता है, बच्चा लोग उसको दो भाग में बांटते हैं, एक एसेट्स आस्तियाँ या परिसंपत्तियाँ और एक लायबिलिटी देयताएँ या देनदारियाँ। और एसेट्स में क्या क्या, एसेट्स मतलब जो उसका अपना है जिस पर वो दावेदारी कर सकता है। और एसेट्स में दो चीज़ शामिल होते हैं, कोष रिजर्व जो कमर्शियल बैंक अपना रिजर्व RBI के पास रखता है, और ऋण यानी लोन जो पब्लिक को लोन दिए हुए। और लायबिलिटीज़ में कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पब्लिक का जमा है या किसी इंस्टीट्यूशन का जमा है, जो भी दूसरे का धन उसके पास जमा है जो उसका अपना नहीं है, जो उसको निश्चित समय के बाद ब्याज सहित वापस करना है, उसे कहा जाता है, नाम ही से स्पष्ट है, देनदारी, जो वापस करना है। तो जब तक आप इसको न समझें तब तक आप CRR SLR को बढ़िया से नहीं समझ सकते। अब समझिए CRR SLR,
आरबीआई द्वारा प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि आप अपने कुल जमा का, पब्लिक के निक्षेप का एक निश्चित अनुपात नकद के रूप में, कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करा दें। नाम ही से स्पष्ट है कि आरबीआई द्वारा प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि आपके पास जो पब्लिक की जमाएं हैं, जो निक्षेप हैं, उनका एक निश्चित अनुपात आप कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करवा दीजिए। तो कॉमर्शियल बैंक द्वारा अपने निक्षेप का एक निश्चित अनुपात जो कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करा दिया जाता है, तो क्या कहिएगा? कैश रिजर्व रेशियो, निक्षेप का वह न्यूनतम भाग जिसे कैश के रूप में आरबीआई द्वारा अपने पास जमा करवा लिया जाता है, उसे कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, या RRR, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। और देखिए कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसेट्स में दो चीज़ हैं, रिजर्व और लोन। तो रिजर्व मतलब जो कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा रिजर्व रखे हुए, अपना धन रिजर्व रखे हुए है आरबीआई के पास। तो यहाँ भी एक आरबीआई द्वारा कानूनी आदेश दिया जाता है प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक को कि आप अपने रिजर्व का एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित भाग लिक्विड मनी के रूप में जमा रखें, तरल मुद्रा के रूप में जमा रखें। क्योंकि याद रखेंगे मुद्रा दो तरह का होता है, लिक्विड एंड नॉन लिक्विड। तो लिक्विड का मतलब होता है, लिक्विड मनी का मतलब कि जिससे खरीद बिक्री का कार्य किया जा सके बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का। और नॉन लिक्विड का मतलब कि जिससे खरीद बिक्री का कार्य तुरंत बाजार में नहीं किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए कि किसी भी बैंक के पास लिक्विड मनी में क्या क्या आता है। तो लिक्विड मनी में आता है गोल्ड, कैश, और जितने भी सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज यानी जिसको कहते हैं बॉन्ड पेपर, जितना बॉन्ड पेपर है, सिक्योरिटीज, ये सब लिक्विड मनी में आता है, जिसको तुरंत आप खर्च करके वस्तु और सेवा की खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो वह मनी जिससे बाजार में तुरंत खरीद बिक्री का कार्य किया जा सके, लेन देन का कार्य किया जा सके बच्चा लोग, उसे कहते हैं लिक्विड मनी। और नॉन लिक्विड मनी जिसे तुरंत लेन देन का कार्य नहीं किया जा सके, जैसे बैंक के पास बहुत सारे लोगों का मकान, ज़मीन को गिरवी रख के लोन देता है। तो मकान और ज़मीन जो बैंक के पास रहता है वो मनी तो है, लेकिन लिक्विड मनी नहीं है, वो नॉन लिक्विड है। उससे बाज़ार में खरीद बिक्री का काम तुरंत नहीं किया जाता है। तो मनी का वह भाग जिससे बाज़ार में त्वरित ढंग से तुरंत खरीद बिक्री का कार्य किया जा सके, लेन देन का कार्य किया जा सके, उसे कहते हैं लिक्विड मनी या तरल मुद्रा। और आरबीआई द्वारा प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि आप अपने कुल रिजर्व का, कोष का एक निश्चित अनुपात लिक्विड मनी के रूप में रखिए। क्योंकि मार्केट में जब भी लिक्विडिटी घटेगी तो कॉमर्शियल बैंक के थ्रू ही मार्केट के लिक्विडिटी को बढ़ाने और घटाने का काम आरबीआई करता है। तो ध्यान रखिएगा कि आरबीआई एक्चुअली पब्लिक को पैसा देना और पब्लिक से पैसा लेना सब आरबीआई का काम है, लेकिन आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक या मार्केट के टच में नहीं होता। यह बीच में एक मध्यस्थ रखता है जिसको कमर्शियल बैंक कहता है। इसी के माध्यम से मुद्रा का लेन देन करता है और इस पर लगाम रखता है आरबीआई। और जब आरबीआई लगाम कस दे, बाजार की तरलता यानी बाजार की मुद्रा समेट के आरबीआई के पास, और जब लगाम ढीला दे दे आरबीआई से पैसा कमर्शियल बैंक से मनी के पास, ये पब्लिक या मार्केट के पास। तो सिंपली
कि आरबीआई द्वारा प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि आप अपने कुल जमा का जो पब्लिक का डिपॉजिट है उसका एक निश्चित अनुपात कैश के रूप में हमारे पास रखवा दीजिए, दैट इज कॉल्ड CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और जब आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों को यह आदेश दिया जाता है कि आप अपने रिजर्व का, कोष का एक निश्चित अनुपात लिक्विड मनी के रूप में रखिए, अपने पास रखिए, हमारे पास रखिए, ठीक है, तो लिक्विड मनी के रूप में रखिए, तो उसी को कहते हैं हम लोग SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। तो समझ गए होंगे कि CRR में कॉमर्शियल बैंक के जमा का एक निश्चित अनुपात कॉमर्शियल बैंक को कैश के रूप में रखना पड़ता है आरबीआई के पास। SLR में कॉमर्शियल बैंक को अपने रिजर्व का एक निश्चित अनुपात लिक्विड मनी के रूप में रखना पड़ता है, और दोनों ही मौद्रिक नीति का अंग है ना। और दोनों के माध्यम से आरबीआई बाजार की तरलता को घटाता या बढ़ाता है, यानी चाहने पर तरलता को कम करता है या तरलता को बढ़ाता है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि CRR के रेट के घटने या बढ़ने का या SLR के घटने या बढ़ने का बाजार की तरलता और मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये काफ़ी प्रमुखता से पूछे जाते हैं बच्चा लोग, इसको गौर से समझना है। अब देखिए कि अगर CRR को बढ़ा दिया जाए तो बाजार की तरलता, लिक्विडिटी पर क्या असर होगा, और अर्थव्यवस्था में महंगाई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेशन पर क्या असर होगा और तरलता पर क्या असर होगा। तो सरल शब्दों में समझें सबसे पहले, और बढ़िया से समझें दोनों चीज़ को खूब बढ़िया से। CRR लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन, महंगाई, क्या असर होगा। तो देखिए कि यदि CRR के रेट को बढ़ा दिया जाए, तो जहाँ CRR के रेट को बढ़ाइएगा तो बैंक के ऋण देने की क्षमता घट जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि अभी CRR का रेट है 10%, ठीक है, तो इसके पास जितना डिपॉजिट है उसका 10% आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसके पास 100 रुपया डिपॉजिट है, तो 100 रुपया का 10% यानी 10 रुपया आरबीआई के पास इसको कैश के रूप में रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को। तो यह पब्लिक को 90 रुपया से ही ऋण दे सकता है। अब अगर CRR के रेट को बढ़ा दिया गया आरबीआई द्वारा, बढ़ा के 20% कर दिया गया, तो अब इसको 100 रुपया का 20% यानी 20 रुपया यहाँ रखना पड़ेगा। अब इसके पास 80 रुपया ही बचेगा और 80 रुपया से ही यह ऋण का लेन देन करेगा। तो जैसे ही CRR के रेट को बढ़ा देगा, बैंक के ऋण देने की क्षमता, कमर्शियल बैंक के ऋण देने की क्षमता घट जाएगी और यह बाज़ार में कम से कम ऋण देगा, और बाज़ार में कम से कम ऋण देगा तो बाज़ार में मुद्रा की मात्रा घटेगी। और हम लोग बार बार इस बात को पढ़ रहे हैं बच्चा लोग कि बाज़ार में मुद्रा की मात्रा को ही तरलता कहते हैं। तो जैसे ही CRR का रेट बढ़ा और कॉमर्शियल बैंक के ऋण देने की क्षमता घटी, क्योंकि अब इसको ज़्यादा पैसा यहाँ रखना पड़ेगा कैश के रूप में, तो कम ही पैसा रहेगा, तो ऋण देने की क्षमता घटेगा। और ऋण देने की क्षमता जहाँ घटेगी तो बाज़ार में पैसा कम आएगा, बाज़ार की लिक्विडिटी घटेगी। और ध्यान रखेंगे कि जहाँ लिक्विडिटी घटेगी तो महंगाई ऑटोमेटिकली घटेगी, क्योंकि बाज़ार में जहाँ मुद्रा की मात्रा घटती है तो महंगाई यानी मुद्रास्फीति में कमी आती है। कारण कि जैसे ही लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो लोग डिमांड कम करेगा। और महंगाई कब होती है? जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसके ठीक ऑपोजिट अब CRR के रेट को घटा दिया जाए, समझ गए होइएगा। जब जैसे मान लिया जाए CRR के रेट को घटा के 5% कर दिएगा, तो 100 रुपया का 5 रुपया रखना पड़ेगा, तो इसके पास 95 रुपया बचेगा, तो ज़्यादा लोन देगा।
तो जहाँ CRR का रेट घटेगा तो कमर्शियल बैंक के ऋण देने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी तो ज़्यादा ऋण देगा तो बाज़ार में ज़्यादा पैसा आएगा, तरलता बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा। मतलब आपने क्या सीखा कि CRR एंड लिक्विडिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा रिलेशन होता है। अगर CRR को बढ़ा दिया जाए तो बाज़ार की तरलता घटेगी एंड लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर बाज़ार की तरलता घटेगी तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन घटेगी, और CRR को घटा दिया जाए तो बाज़ार की तरलता बढ़ेगी, मुद्रा ज़्यादा आएगा बाज़ार में, बैंक ज़्यादा लोन देगी और तो महंगाई बढ़ेगी। तो CRR और लिक्विडिटी बाज़ार की तरलता के बीच उल्टा संबंध है, और बाज़ार की तरलता और महंगाई के बीच सीधा संबंध है। अब हम लोग देख लेते हैं SLR का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि SLR का भी सेम प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को अगर बढ़ा दिया जाए, तो जैसे मान लिया जाए कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अगर मान लिया जाए 10% है, तो अर्थात इसका जितना भी रिजर्व है उसका 10% लिक्विड मनी के रूप में रखना होगा। तो मान लिया जाए कि इसके पास अगर 1000 रुपया है तो 1000 अगर रिजर्व है तो 1000 का मात्र 10% यानी 100 रुपया इसको रखना पड़ेगा लिक्विड मनी के रूप में। और याद रखेंगे, इसको खर्च नहीं कर सकता कमर्शियल बैंक, एकदम नहीं, वो रखना पड़ेगा। तो अगर 1000 रुपया का 100 रुपया ये लिक्विड मनी के रूप में रिजर्व रखे हुए तो 900 रुपया से ऋण का लेन देन करेगा। और अगर अब यहीं पर देखिए कि SLR को बढ़ा दिया जाए, अब SLR बढ़ के 20% हो गया, तो 1000 रुपया का 20% यानी 200 रुपया अब इसको लिक्विड मनी के रूप में रखना पड़ेगा, और ये मात्र 800 से ही ऋण का लेन देन करेगा, यानी ऋण देने की क्षमता घट जाएगी, क्योंकि अब उसको 20% लिक्विड मनी के रूप में रिजर्व रखना है। बार बार कहा जा रहा है कि SLR के रूप में जो रिजर्व रखा जाता है उसको खर्च नहीं कर सकता कमर्शियल बैंक। तो पहले 10% था, तो मान लिया जाए इसका टोटल रिजर्व था 1000 का 10% यानी 100 रुपया ने लिक्विड मनी के रूप में रिजर्व रखना था। 900 से तो ऋण का लेन देन ये कर सकता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि रिवर्स SLR बढ़ गया, SLR बढ़ के हो गया 20%। तो अब इसको 1000 का 20% यानी 200 रुपया लिक्विड मनी के रूप में रिजर्व रखना है, तो 800 से ऋण का लेन देन करेगा, यानी ऋण देने की क्षमता घट जाएगी। तो जैसे SLR को बढ़ा दिया जाए तो ऋण देने की क्षमता घट जाएगी, बाज़ार में कम पैसा आएगा तो बाज़ार की तरलता घटेगी, है ना। और जहाँ बाज़ार की तरलता घटेगी तो महंगाई घटेगी। SLR को घटा के अगर अब 5% कर दिया जाए तो अब 1000 का 5% 85 रुपया ने इसको लिक्विड मनी के रूप में रखना है, 950 ही ऋण दे सकता है। तो ऋण देने की क्षमता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, क्रेडिट कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो क्रेडिट कैपेसिटी जहाँ बढ़ा तो SLR जहाँ घटा तो क्रेडिट कैपेसिटी ऋण देने की क्षमता बढ़ गई, ऋण देने की क्षमता बढ़ गई तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया तो बाज़ार में ज़्यादा जैसा पैसा आया तो बाज़ार की तरलता बढ़ गई, मुद्रा की मात्रा बढ़ गई, और बाज़ार की तरलता बढ़ गई तो महंगाई भी बढ़ गई। अर्थात दोनों का रिजल्ट आपने सेम देखा। अगर CRR बढ़ जाए तो बैंक के ऋण देने की क्षमता घट जाती है, तो बाज़ार की तरलता घट जाती है और महंगाई भी घट जाती है। CRR के रेट को घटा दिया जाए तो बैंक के ऋण देने की क्षमता बढ़ जाती है, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल बैंक ऋण देती है, और इससे बाज़ार की तरलता, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, और सेम रिजल्ट SLR का भी होता है। इसीलिए बराबर हम लोग पेपर में देखते हैं कि RBI ने अपने मौद्रिक नीति के तहत CRR और SLR को बढ़ाया या घटाया। अब हम समझ गए होंगे कि CRR जहाँ बढ़ेगा तो बाज़ार की तरलता घटेगी, या SLR बढ़ेगा तो बाज़ार की तरलता घटेगी, और CRR या SLR अगर घटेगा तो बाज़ार की तरलता बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। तो चलिए बच्चा लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और तकनीकी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर किसी अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।